हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भूषण साइंस क्लासेस विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास जो बेसिकली बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जो गोल्डन बैच है भूषण साइंस की तरफ से, ठीक है, उसमें आज की क्लास में हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1, ठीक है, जिसका हम यूनिट 1 देख रहे हैं। ठीक है, आज हमारी जो है वो सेकंड क्लास है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। जैसे कि आपको पता है कि भूषण साइंस की तरफ से गोल्डन बैच 2.0 स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको डिफरेंट फैकल्टीज जो है वो बेस्ट तरीके से आपको, जिसमें बेसिकली पास होने की गारंटी। तो बेसिकली हेलो, गुड इवनिंग नागेश्वरी, गुड इवनिंग आजाद। तो बेसिकली शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। जैसे कि हमको पता है कि लास्ट क्लास हमने, गुड इवनिंग मनीष, लास्ट क्लास हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था। यूनिट 1 में हमने बेसिकली ये देखा था कि इवोल्यूशन देखा था। ठीक है, गुड इवनिंग मनीष। ठीक है, तो हमने इवोल्यूशन देखा था कि कैसे पास्ट में, हिस्ट्री में मेडिकल और सर्जिकल नर्सिंग का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, फिर आज जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं करंट ट्रेंड्स। ठीक है, करंट ट्रेंड्स देखने से पहले आज हम मेडिकल और सर्जिकल जो वर्ड है उसको थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ कि यहाँ पे अपन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बोलते हैं। तो इस सब्जेक्ट में जो डिसीजेस आते हैं, एक्चुअल में देखो हर डिसीज का, ठीक है, चाहे वो किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा हो, ठीक है, हर डिसीज के दो ही रास्ते होते हैं उसको ठीक करने के। ठीक है, या तो उसको मेडिसिन, ठीक है, या तो इंसान मेडिसिन के थ्रू उसको ठीक करता है। ठीक है, मतलब कोई सर्जरी नहीं कराता, ठीक है, मेडिसिन लेके ड्रग्स लेके उसको ठीक करता है। ठीक है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं कि हमने उसका मेडिकल मैनेजमेंट किया है, हमने उसे मेडिकली क्या किया है, ट्रीट किया है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, ऐसे कौन से डिसीज है जिसको ड्रग से ट्रीट कर सकते हैं, तो वो है हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन में कोई सर्जरी नहीं होती। हाँ, हाइपरटेंशन के कारण अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो उसमें सर्जरी होती है। लेकिन अगर सपोज किसी को हाई बीपी का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी का अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो तुम उसको मेडिसिन से ही ठीक करोगे। तुम्हारे पास सर्जरी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मतलब तुम उसकी कोई सर्जरी करने नहीं बैठोगे। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को अपेंडिसाइटिस है, ठीक है, किसी को क्या है, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस क्या होता है, जो अपेंडिक्स होती है उसका इन्फ्लामेशन होता है, और ये बहुत ही बोलना चाहिए इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन में हमको सर्जरी करना ही करना है। इसके अलावा मतलब सर्जरी करके अपेंडिक्स को रिमूव करना ही करना है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम इसको दवाई से ठीक नहीं कर सकते। तो ये कौन से डिसीजेस हो गए, सर्जिकल डिसीजेस, तो जिसमें हमको सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है। ठीक है, वो भी हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ते हैं। और जिसमें हम सिर्फ मेडिकल इंटरवेंशन करते हैं, उन डिसीजेस को भी अपन किसमें पढ़ते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेडिकल और सर्जिकल नर्सिंग लिखा है, तो इसमें हम वो सारे डिसीजेस डील करेंगे। ठीक है, जिसमें अपन मेडिकली उसको ट्रीट कर रहे हैं और जिसमें अपन उसकी सर्जरी भी कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे डिसीजेस होते हैं, जैसे कुछ डिसीजेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें दोनों करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें हमें दोनों करने की जरूरत है, मतलब मेडिकल मैनेजमेंट भी करने की जरूरत है और सर्जिकल मैनेजमेंट भी करने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्जरी करना है या सिर्फ मेडिसिन देना है, दोनों भी हो सकता है। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम वो सारे डिसीजेस क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो यहाँ तक आपको ये चीज क्लियर है जो अपन ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बोल रहे हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे कि इस ब्रांच में, क्योंकि ये एक नर्सिंग की एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तो इसके करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। मतलब अगर मैं अभी इसके रीसेंट ट्रेंड्स बोलूं या करंट सिनेरियो, करंट ट्रेंड्स बोलूं, तो करंट ट्रेंड्स क्या है इस ब्रांच में। तो इस ब्रांच में सबसे पहला करंट ट्रेंड क्या है कि एडवांस टेक्नोलॉजी है और ऑटोमेशन है। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर मैं प्रीवियस पुराने टाइम से कंपेयर करूं, ठीक है, जैसे कि अपन ने पढ़ा कि पुराने टाइम पे सर्जरी बहुत पेनफुल और क्रूड होती थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, लेकिन अभी जो है, अभी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा एडवांस है। बहुत ज्यादा एडवांस आप कैसे बता सकते हो कि अभी जो सर्जरी है वो रोबोट असिस्टेड हो गई है। रोबोट असिस्टेड का मतलब क्या है कि जैसे एक ऑपरेशन टेबल है, ठीक है, यहाँ पे पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, और साइड में एक रोबोट है, ठीक है, जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है, सर्जन कर रहा है। और एक्चुअल में जो सर्जरी है वो कर रोबोट रहा है, ऑल्दो उसको कंट्रोल सर्जन कर रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज होती है जिसमें रोबोट क्या होता है, सर्जरीज कर रहा होता है। ठीक है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे ऑटोमेशन आ गए हैं। ठीक है, जैसे मेडिसिन देना, सप्लाई रिस्टॉक करना। ठीक है, तो ऑटोमेशन मतलब ये सारी चीजें खुद से हो रही है। ठीक है, तो कई रोबोट्स ऐसे भी हो गए हैं जो सेल्फ से ही क्या कर रहे हैं, जिनको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, बस आप उनमें प्रोग्रामिंग सेट कर देते हो। ठीक है, तो इससे क्या हो गया है, इससे ये हो गया है कि ऑटोमेशन आ गया, मतलब हर चीज ऑटोमेटिक हो गई है। ठीक है, तो इससे जो नर्सेज हैं, ठीक है, उनको काफी रिलीफ मिला कि क्लिनिकल ड्यूटीज से उनको थोड़ा सा फ्री मिला। नेक्स्ट है एआई इंटेलिजेंस। ठीक है, एआई इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली ये जो होता है ये इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे हम डायग्नोस्टिक, बेसिकली डायग्नोसिस करने में, ठीक है, कोई भी डिसीज का पता करने में, डॉक्यूमेंटेशन करने में, केयर प्लानिंग करने में, इन सब में हेल्प मिल रही है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे नाउअडेज बहुत सारे एआई टूल्स आ गए। ठीक है, एआई टूल्स क्या होते हैं, आप थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन डालते हो और फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो जो एआई के टूल्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हेल्थ केयर में भी क्या हो गया है, इन्वॉल्व हो गया है, अगर हम रिसेंट अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो। ठीक है, नेक्स्ट है वेरेबल्स एंड वाइटल साइन अलर्ट सिस्टम। देखो आपको पहले पहले क्या होता था, पहले जैसे डिजिटल थर्मामीटर्स नहीं होते थे। ठीक है, ग्लास वाले थर्मामीटर्स होते थे। ठीक है, तो हमें नर्स को उसको 3 लगा के 3 करना पड़ता था, है ना, ऐसा होता था। लेकिन नाउ डेज क्या हो गया, आप डिजिटल वाला लगा देते हो, जब कंप्लीट हो जाता है तो वो आपको सिग्नल दे देता है, आपको अलर्ट कर देता है। ठीक है, तो अगर आप कोई दूसरा काम भी कर लो उसके साथ आप दूसरा काम भी कर, तो ऐसे कई वाइटल साइन अलर्ट सिस्टम है। ठीक है, स्मार्ट डिवाइसेस आ गए हैं। ठीक है, जिससे जिससे
जिससे जो पेशेंट का डिटोरिएशन है, अगर पेशेंट को कुछ डिटोरिएट हो रहा है, मतलब पेशेंट की कंडीशन अगर कुछ खराब हो रही है, तो उसका अर्ली साइन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है। जैसे अगर आपने किसी को देखा होगा, मतलब अगर आपने कभी अपने नोन में किसी को ऐसे देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, ठीक है, वो एक पैच पहनते हैं, ठीक है, या वो कमर में बेसिकली एक बोलना चाहिए एक उनकी मशीन लगी रहती है, ग्लूकोमीटर जैसी, ठीक है, जो उनको हर टाइम उनका शुगर बताती है। और अगर कभी शुगर लेवल ज्यादा हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए, तो वो सिग्नल देने लगती है, और अगर कभी कम हो जाए तो भी वो सिग्नल देने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाइटल साइन अलर्ट सिस्टम्स है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्मार्ट डिवाइसेस आ गए हैं। ठीक है, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हेलो रॉकी किंग, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो अपन स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं। स्मार्ट वॉचेस में आपको पता होगा कि आपकी हार्ट रेट, ठीक है, आपका जो पल्स रेट है, ठीक है, वो बताते हैं। कई कई उसमें कई स्मार्ट वॉचेस में आपका ब्रेथ भी बताते हैं, पल्स ऑक्सीमेट, आपका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो भी बताते हैं। तो ये सब स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो हेल्थ केयर जो सिस्टम है एडवांस टेक्नोलॉजी से क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडवांसमेंट वाला पॉइंट क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो बेटा, ये सब लिख के ही है। हेलो अंगद, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे टेली हेल्थ एंड टेली नर्सिंग। ठीक है, ये टेली हेल्थ और टेली नर्सिंग मतलब अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है, तो कोविड के टाइम से ये ज्यादा इवॉल्व हुआ। मतलब आपने देखा होगा कि से पहले, ठीक है, लोग फोन पे कंसल्टेशन नहीं करते थे, फोन पे नहीं बात करते थे। ठीक है, तो लेकिन कोविड के टाइम पे देखा गया कि लोग घर पे बैठे हैं, ठीक है, उन्होंने एक टेली हेल्थ नंबर या उस पर कॉल लगाया और अपने सिम्टम्स बताए कि भाई मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, आपके सारे जो भी सिम्टम्स, सारे आपकी इन्फॉर्मेशन नोट कर ली। ठीक है, नोट करने के बाद आपको एक प्रिस्क्रिप्शन भेज दिया कि भाई आपको ये दवाई ऐसे लेनी है। ठीक है, तो उसके बाद से, मतलब कोविड के बाद से ऑनलाइन कंसल्टेशन का बड़ा कॉन्सेप्ट आया है। मतलब अब अगर आपका फिजिशियन कहीं भी है, ठीक है, किसी भी जगह पर है, आप उनसे क्या कर सकते हो, टेलीफोन की मदद से या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। ठीक है, तो पता होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी फैसिलिटी देते हैं। ठीक है, तो टेलीफोन्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर व्हाट्सएप कॉल्स में क्या होता है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे फिर आपका फिजिशियन एक जगह पे हो और आप दूसरे जगह पे हो। ठीक है, तो बेसिकली इस ये चीजें जो है वो रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि देखो सिटी में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर मेडिकल सर्विसेज नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ पे टेली नर्सिंग, जिसमें आप वीडियो बेस्ड वो चेकअप करवा सकते हो, ट्राइज करवा सकते हो, मॉनिटरिंग करवा सकते हो, ये एक्सपैंड हो रहा है। ये सब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करवा सकते हो। ठीक है, तो ये उनके लिए है जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं और आसपास उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं मिल रही है, तो वो प्रॉपर एक टेली हेल्थ नर्सिंग या टेली हेल्थ सर्विस ले सकते हैं। टेली फार्मेसी भी होता है जिसमें आपको मेडिकेशन, ठीक है, मेडिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आप जो भी रिमोट सेटिंग्स मतलब हेल्थ सर्विसेज नहीं पहुंच पा रही है, वहां पे टेली हेल्थ और टेली नर्सिंग ये एक ब्रांच है, ये एक स्पेशलाइज ब्रांच है जो क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन बोलो या सर्विसेज बोलो, हेल्थ सर्विसेज बोलो, तो वो पहुंचाएगी। ठीक है, तो इससे भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है और ये नाउ डेज ये भी क्या है, ट्रेंड में है। ठीक है, एंड नॉट ओनली रूरल एरियाज, बहुत सारे सिटीज के लोग भी एक सिटी में रह रहे हैं लेकिन उनका डॉक्टर दूसरे सिटी में है। ठीक है, वो हर महीने नहीं जा पाते, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस या टेलीफोन पे बात करके वो अपना प्रिस्क्रिप्शन या कंसल्टेशन करवा लेते हैं। नो डाउट कि उसके आपको कंसल्टेशन फी वगैरह पे करनी पड़ती है, बट आपका कंसल्टेशन हो जाता है, आपको उनके क्लिनिक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये टेली हेल्थ टेली नर्सिंग भी करंट ट्रेंड्स में आएगा। ठीक है, एक और ट्रेंड्स है शिफ्ट इन वर्कफोर्स एंड रोल एक्सपेंशन। ठीक है, अगर हम पहले की बात करें, ठीक है, तो पहले के टाइम से अभी तक, ठीक है, नर्सेस के रोल में बहुत चेंज आया। ठीक है, पहले नर्सेस को उतना ज्यादा बोलना चाहिए रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, या वो बहुत ज्यादा वो नहीं थी, हर एरिया में उनका उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन जब से नर्स प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, नर्स प्रैक्टिशनर्स का जो कोर्स है, ठीक है, जो नर्स प्रैक्टिशनर का जब से ये कोर्स आया है, ठीक है, तब से जो गैप्स है, मतलब जो केयर में जो गैप्स है या जो सर्जरी में जो गैप्स है, वो गैप्स क्या हुए, फुलफिल हुए। मतलब कहने का मतलब ये है कि बेसिकली जो नर्सेज हैं उनके रोल और ज्यादा क्या हुए हैं, एक्सपैंड हुए हैं। लेकिन स्टिल अभी भी आप देखोगे बहुत ज्यादा स्टाफ के क्या है, शॉर्टफॉल्स है। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि प्राइवेट में, ठीक है, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में भी आप देखोगे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह में एक एक पेशेंट को मतलब 10 पेशेंट को देखने के लिए एक नर्स होती है। ठीक है, तो ये रेशियो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, अगर सपोज पेशेंट सेमी क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, फिर भी 10 पेशेंट को देखना उतनी अच्छी केयर नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो बेसिकली नर्सिंग जो शॉर्टेज है, नर्सिंग स्टाफ का जो शॉर्टेज है वो आज भी है। मतलब ये नर्सिंग स्टाफ का शॉर्टेज पहले भी था और करंट ट्रेंड्स में भी स्टाफ का शॉर्टेज है, इसीलिए नंबर ऑफ एम्स बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स हो रहे हैं जिससे नर्सेस को क्या किया जाए, रिक्रूट किया जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा नर्सेस होंगी उतना ज्यादा अच्छा पेशेंट को केयर दे पाओगे। जैसे एक एग्जांपल है, अगर एक पेशेंट को 5 पेशेंट देखने हैं, ठीक है, और अगर एक नर्स को 12 पेशेंट देखने हैं, तो सीधी सी बात है कि 12 पेशेंट देखने के लिए टाइम दोनों के पास सेम है। मतलब इसके पास भी 8 घंटे की ड्यूटी है, इसके पास भी 8 घंटे की ड्यूटी है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो नर्स होगी वो 5 पेशेंट को अच्छे से केयर कर पाएगी, उनका अच्छे से हाइजीन मेंटेन कर पाएगी, सब कुछ कर पाएगी। लेकिन ये जो होगी, ये क्या होगी, सिर्फ जो चीजें जैसे मेडिकेशन ही कर पाएगी, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन ही कर पाएगी, लेकिन जो होलिस्टिक केयर है, जो पूरी केयर है, वो पूरी केयर नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो
अभी भी स्टाफ शॉर्टेज की कंडीशन है। दूसरा एजुकेशन एंड स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे नर्सिंग की, अगर हम नर्सिंग सब्जेक्ट पढ़े तो डेफिनेटली हम नर्सिंग की बात करेंगे। तो अभी भी इंडिया में एमएससी, ठीक है, जो एमएससी जो पोस्ट ग्रेजुएट नॉलेज है, ठीक है, हायर एजुकेशन अभी भी ग्रो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी इंडिया जो है वो प्रॉपरली स्पेशलिटी नर्सिंग या रिसर्च में या लीडरशिप में उतना इन्वॉल्व नहीं हुआ जितना उसको होना चाहिए, ठीक है। हो रहा है, धीरे धीरे नर्सेज जो है वो पीएचडी तक कर रही हैं, बहुत अलग अलग रिसर्चेस कर रही हैं, हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन एडवांस डिग्रीज अभी भी राइजिंग हो रही है, मतलब अभी भी बढ़ रही है, बढ़ चुकी है ऐसा नहीं है। अभी भी जैसे एमएससी पीएचडी ये सारी चीजें क्या हो रही है, अभी भी ये वाली डिग्रीज अभी भी बढ़ रही है, ठीक है। अभी एजुकेशन की बात करें तो नाउ डेज, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब ईयरली बेसिस था, ठीक है, तो ईयरली बेसिस में कोई भी साइमुलेशंस वगैरह नहीं होते थे, मतलब कोई भी ऐसा ट्रेनिंग नहीं होता था या कोई भी मॉड्यूल नहीं होता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी आपके हर सेमेस्टर में एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल मतलब एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग है जो आपको करनी है, जैसे सपोज सीपीआर, ठीक है, सीपीआर का एक मॉड्यूल है, ठीक है, या फिर पैलिएटिव केयर का एक मॉड्यूल है। तो इन मॉड्यूल्स के थ्रू, ठीक है, आपको क्या मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग जो है साइमुलेशंस के थ्रू मिल रही है। पहले क्या होता था, पहले ट्रेनिंग पेशेंट्स पे मिलती थी, ठीक है, लेकिन अब क्या है, विदाउट पेशेंट को रिस्क में डाले साइमुलेशन क्या होता है, एक डमी होता है विच एक्ट लाइक अ लाइफ पेशेंट। मतलब वो साइमुलेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सीपीआर डमी लाए हो, ठीक है, सीपीआर का साइमुलेशन करना है, ठीक है, तो उसमें जो आपको डमी मिलेगा, ठीक है, जो आपको डमी मिलेगा वो डमी ऐसा होगा जिसके चेस्ट को आप कंपेयर करोगे तो एक्जैक्टली वो कंप्रेस होगा वो चेस्ट, ठीक है। तो साइमुलेशन में आपको लाइफ पेशेंट नहीं मिलता, लेकिन जो डमी मिलता है वो बिल्कुल लाइफ पेशेंट की तरह आप उस पर ट्रेनिंग करते हो, ठीक है। तो ये स्किल ट्रेनिंग साइमुलेशन का कॉन्सेप्ट अभी रिसेंटली ट्रेंड्स में क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव एंड पेशेंट सेंटर्ड ऑपो केयर। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ ये देखा जाता था कि पेशेंट को मेडिसिन दे दो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट के वाइटल साइन चेक कर दो, इससे क्या ही हम पेशेंट को केयर देंगे। लेकिन नाउअडेज क्या होता है, मेडिकेशन देना, डॉक्यूमेंटेशन, ये तो करना ही करना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, प्रिवेंटिव चीजों पे भी फोकस करना है। मतलब उन्हें हेल्थ एजुकेशन देनी है, उनका मेंटल हेल्थ देखना है, मतलब उन्हें एक पूरी केयर देनी है जो उनके सारे एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे फिजिकल हेल्थ, ठीक है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ जिसे अपन साइकोलॉजिकल बोलते हैं, ठीक है, सोशल हेल्थ, ठीक है, उनकी स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सारी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उसे क्या देनी है, केयर देनी है। सिर्फ फिजिकल फैक्टर तक सीमित नहीं रहना है, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल सारे फैक्टर्स को क्या करना है, कंसीडर करना है। और कॉस्ट इफेक्टिव केयर देनी है। कॉस्ट इफेक्टिव केयर का मतलब जितना हो सके, जैसे अगर कोई पेशेंट कोई हॉस्पिटल में अगर वो 100 रुपीज पे कर रहा है किसी भी चीज के लिए, XYZ के लिए, तो उसको ऐसी केयर देनी है कि वो उसको कॉस्ट इफेक्टिव लगे कि हाँ मेरे ये पैसे दिए हुए क्या है, ठीक है, कि मुझे वैसी केयर मिले, कि ऐसा नहीं कि पैसे ज्यादा ले रहे हैं और केयर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो जितना हो सके कॉस्ट एनालिसिस, डिस्चार्ज प्लानिंग, ये सब पेशेंट के साथ कीजिए, ताकि उसको ऐसा लगे कि हाँ जितने पैसे मैं दे रहा हूँ वो मेरे को क्या मिल रही है, कॉस्ट इफेक्टिव केयर, मतलब पैसे के अकॉर्डिंग मुझे केयर क्या हो रही है, मिल रही है, ठीक है। और कोलैबोरेटिव का मतलब यह है कि नर्स सिर्फ नर्स से बात नहीं करेगी, ठीक है, नर्स का जो कनेक्शन है या कोलैबोरेशन है वो फिजिशियन से भी होगा, ठीक है, उसका कोलैबोरेशन अदर जो मेडिकल स्टाफ है, जैसे पैरामेडिकल स्टाफ है, उनसे भी होगा, ठीक है, और बेसिकली अदर जो लोग हैं उनसे भी क्या होगा, कोलैबोरेशन होगा, ठीक है। तो ऐसे करके नर्स जो है वो अदर सेक्टर से भी क्या करेगी, कॉन्टैक्ट करेगी, तो वो कोलैबोरेशन होगा, ठीक है। तो ये सारे जो ट्रेंड्स हैं रिसेंटली मेडिकल सर्जिकल में चल रहे हैं, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, टेली हेल्थ एंड टेली नर्सिंग, शिफ्ट इन वर्कफोर्स एंड रोल एक्सपेंशन, एजुकेशन एंड पेशेंट सेंटर, पेशेंट की जरूरत के अकॉर्डिंग उसको केयर देना, ठीक है। तो ट्रेंड्स में डाउट है, डाउट इन ट्रेंड्स, ये बेसिकली आपका जो इवोल्यूशन और ट्रेंड है, ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट। तो किसी को ट्रेंड्स में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है ये वाला, क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, बाकी लोग को बढ़े। अब हम आगे जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, ठीक है। बेसिकली जितने भी डिसीजेज हैं यहाँ पे इंटरनेशनल, अब हम पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे, इंडिया की बात नहीं करेंगे, हम पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस में ये एक आईसीडी जो है, ठीक है, बेसिकली ये एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, एक स्टैंडर्डाइज क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसको डेवलप किसने किया है, डब्ल्यूएचओ ने डेवलप किया है। किसने डेवलप किया है, डब्ल्यूएचओ ने। क्यों किया है, फॉर रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग डिसीजेस, हेल्थ कंडीशन एंड कॉजेज ऑफ डेथ ग्लोबली। बेसिकली इसको क्यों किया गया, इसको किया गया ताकि जितने भी डिसीजेस हैं, ठीक है, जितने भी डिसीजेस है जिसके कारण डेथ हो रही है, मतलब ग्लोबली, मतलब होल वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में भी डेथ हो रही है, ठीक है, उसका कॉज क्या है, वो किस हेल्थ कंडीशन के कारण हो रही है, कौन से डिसीज के कारण हो रही है, ठीक है। तो उस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हेल्थ कंडीशन को क्या किया गया, बेसिकली क्लासीफाई किया गया। ये एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है। आईसीडी का मतलब ये है कि इस सिस्टम के अंतर्गत आप क्या करोगे, डिसीज को क्लासीफाई कर दो, अब डिसीज को एक कोड दे दोगे, ठीक है, और उस डिसीज के अंदर फिर बहुत सारे डिसीजेस आएंगे, ठीक है। तो आईसीडी क्या है, एक सिस्टम है जिसको डब्ल्यूएचओ ने डेवलप किया है ताकि आप जो डिसीजेस हैं, ठीक है, उनकी रिकॉर्डिंग कर सके कि सपोज अफेक्ट हो रहे हैं कर सके, और डिसीजेस की मॉनिटरिंग कर। अब जैसे कुछ अभी और आ रहे हैं,
इवॉल्व हो रहा है, कोविड, ठीक है, तो उसको भी क्लासीफाई किया जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशन है अभी पता चल रही है, ये भी होता है, इस सिस्टम क्या होगी, क्लासीफाई होगी। अब पर्पस क्या है, ऐसे क्लासिफिकेशन करने की क्या जरूरत है? क्लासिफिकेशन करने की ये जरूरत है कि क्लासिफिकेशन के दौरान हम उस डिसीज को क्या देते हैं, एक नाम दे देते हैं, ठीक है, एक ऐसा नाम, एक हम लैंग्वेज फॉलो करते हैं। इससे क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन मिलता है। अब सपोज अगर मैं इंडिया में हाइपरटेंशन बोलती हूँ, ठीक है, अगर मैंने इंडिया में हाइपरटेंशन बोला है, इंडिया में इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज्ड बीपी या रेज्ड बीपी, ठीक है। तो अगर मैं यही चीज कनाडा या यूरोप में बोलूंगी तो इसका मतलब सेम है, कनाडा में भी हाइपरटेंशन का मतलब सेम है क्योंकि आईसीडी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया, एक यूनिक लैंग्वेज जो वर्ल्ड वाइड फॉलो, ठीक है। तो इस सिस्टम के अंदर आप डिसीज को क्लासिफाई करते हो तो आप उसको हम नाम दे देते हो एक जगह से, ठीक है। और इसका पर्पस ये है कि स्टैटिस्टिक डेटा मिल जाता है, डिसीज रेट है, डेथ रेट है, हाँ ये जो डेटा मिलता है ऑल वर्ल्ड का मिलता है, आपको इसमें ग्लोबली मिलती है, ठीक है। इससे आप और रिसर्च करते हो, ये रिसर्च करने में भी हेल्प करता है कि जैसे अभी कोविड-19 आया था, ठीक है, तो उसको नाम दिया कैसे, ठीक है, तो काफी रिसर्चेस की गई, एपिडेमिक को नाम दिया गया, ठीक है। अब जब हम इतनी रिसर्चेस करते हैं, क्या करते हैं, तो हेल्थ केयर प्लानिंग में भी हेल्प करते हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि हम उससे रिलेटेड क्या कर सके, प्लानिंग बना सके, प्रोग्राम्स बना सके, पॉलिसीज बना सके, और जो रिसोर्सेज हैं कर सके, मतलब यहाँ पे हम इसको पता करके उस बारे में प्लानिंग करें। क्लिनिकल यूज डायग्नोसिस में हेल्प करेगा, प्लानिंग में हेल्प करेगा, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेगा। सपोज सपोज हाई बीपी के लिए कोई टर्म ही नहीं होता, कोई कोई क्लासिफिकेशन ही, इसका कोई नाम ही नहीं होता। अगर सब कोई पेशेंट आता और उसका बीपी बढ़ा हुआ होता तो आप क्या लिखते, आप सिर्फ यही लिख देते क्या, इंक्रीज्ड बीपी? नहीं, यहाँ पे इंक्रीज्ड बीपी ना लिख के हम क्या लिखते हैं, हाइपरटेंशन। आईसीडी ने उसको एक प्रॉपर नाम दिया है, ठीक है। बिलिंग एंड रीइंबर्समेंट, बेसिकली ये इंश्योरेंस कंपनीज को काम आता है, ठीक है, इसमें पेशेंट का कोई वो नहीं है। इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, कुछ डिसीजेस को, ठीक है, इंक्लूड करती है, इंश्योरेंस नहीं करती है, तो वो जो टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, लैंग्वेज है, उसका यूज है। और कैंसर है, उसको इंश्योरेंस कंपनियां नहीं लेती है, तो उसमें जो भी खर्चा होता है वो उसको खुद को करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन कुछ इंश्योरेंस कंपनियां लेती भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करने में क्या होता है, आईसीडी का क्लासिफिकेशन काम आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे पर्पस को क्लासीफाई करना क्यों जरूरी है, ताकि स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैटिस्टिक्स पता चल जाए कि कितना डिसीज, किस डिसीज से कितना डेथ रेट हो रहा है, उस डिसीज के बारे में रिसर्च कर सके, उसके बारे में प्लान कर सके, क्लिनिकल यूज समझ सके, और बिलिंग और रीइंबर्समेंट हेल्प कर। नेक्स्ट, अब ये जो आईसीडी है, ठीक है, क्लासिफिकेशन है, ये कब से चला रहा है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में, अगर प्रेजेंट की बात करें तो आईसीडी 11 चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ था, ये शुरू हुआ था आईसीडी 1, ठीक है। पहली बार 1900 के टाइम पे फर्स्ट टाइम ये इंटरनेशनल सिस्टम जो था वो क्लासिफाई कॉजेस ऑफ डेथ ने डिसीज को क्लासिफाई नहीं किया था, इसने डेथ के कॉजेस को क्लासिफाई कर दिया कि भाई इतने लोग इस कारण मरे। तो फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन हुआ था, तो फर्स्ट टाइम कॉजेस ऑफ डेथ को क्या किया गया था, क्लासिफाई किया गया। लेकिन जब आईसीडी 2 से लेके आईसीडी 9 तक, जो कि कब से लगा, 1975 तक, इस ड्यूरेशन तक आईसीडी 2, 3, 5, 8, 9, 10, 9 तक आया, ठीक है। उस समय को एक्सपैंड किया गया, मतलब उसमें सिर्फ कॉज नहीं डाला गया, कारण नहीं डाला गया, ठीक है, डिसीज भी इंक्लूड और कंडीशंस भी इंक्लूड किए गए, धीरे धीरे अपडेट हुआ। फिर आईसीडी 10 जो था वो 1990 में आया, ठीक है। उस कॉम्प्रिहेंसिव और एडवांसमेंट था, और डिटेलिंग थी, कोडिंग थी, हर डिसीज के लिए एक कोड दे दिया गया था और एक अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया गया था, ठीक है। कोडिंग किसके थ्रू हुई थी, मतलब एक अल्फाबेट दिया था, ठीक है, जैसे अल्फाबेट सपोज उसमें लिखा था आईसीडी, ठीक है, ये अल्फाबेट हो गया, और उसके आगे कोई नंबर था, जैसे 2, 4, 8, ऐसे एक नंबर दे दिया था, ठीक है। तो अल्फा मतलब अल्फाबेट भी थे, उस न्यूमेरिक मतलब नंबर भी थे, ठीक है। अभी जो आया है आईसीडी 11 है, आईसीडी 11 क्या है, डिजिटल फ्रेंडली बोल, क्यों, क्योंकि ये वाला जो क्लास आईसीडी 11 का आपको पूरा नेट में मिलता है, ये मोर डिटेल्ड है, ठीक है। इसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी इंक्लूड किया, ठीक है, ताकि ग्लोबल यूज के लिए ये क्या हो, इफेक्टिव हो, ठीक है। बेसिकली आईसीडी 1 से लेके टिल जो कौन सा चल रहा है आईसीडी 11 तक, ये वर्जन आए हैं, और ये आईसीडी सिर्फ कॉस्ट था, आईसीडी 9 में और कंडीशन, आईसीडी 10 में एक और चीज ऐड की गई, हर डिसीज को एक कोड दे दिया गया, ठीक है, और डिटेल्स जो 7 में है। तो अभी जो चल रहा है क्लासिफिकेशन आईसीडी 11 चल रहा है, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? अब रेफरेंस के लिए आईसीडी तो चल रहा है, उसका पूरा डेटा अभी तक आया नहीं है, तो अपन आईसीडी 10 की बात कर रहे हैं। आईसीडी 10 का कैसा स्ट्रक्चर होता था, हर डिसीज अल्फा न्यूमेरिक कोड मिला, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक कोड मतलब देखो, हर डिसीज को, जैसे सपोज डायबिटीज टाइप 1 को, ठीक है, ई अल्फाबेट और 10 क्या मिला है, उसको कोड मिला है। तो अल्फा मतलब एक अल्फाबेट मिल गया ई, ठीक है, और नंबर क्या मिल गया 10। तो अगर किसी की फाइल में, सपोज ये फाइल है, ठीक है, अगर किसी की फाइल में ई 10 लिखा है, ठीक है, और ये फाइल में इंडिया में पढ़ूं, ठीक है, या ये फाइल में और कंट्री में पढ़ूं, तो हर जगह इस ई का मतलब क्या होगा, टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है। अब ये तो हो गई कोड की बात की, आपने हर डिसीज को एक कोड दे दिया। इस आईसीडी 10 के अंदर चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो चैप्टर्स जो है वो बॉडी के सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है, या डिसीज नेचर के अकॉर्डिंग उन सिस्टम को ग्रुप्ड किया, जैसे कि ऐसे समझो, जैसे कि चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 सारे इन्फेक्शियस पैरासाइटिक डिसीज डाल दिए, पैरासाइट से होने। चैप्टर 2 में सारे न्यूप्लाज्म डाल दिए, न्यूप्लाज्म मतलब कि कैंसर्स थे वो डाले। चैप्टर
चैप्टर 4 में एंडोक्राइन, न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक, मतलब बेसिकली एंडोक्राइन हार्मोन्स के कारण, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के कारण और मेटाबॉलिक डिसीज मतलब जैसे डायबिटीज मेलाइटिस चैप्टर 4 में डाला। चैप्टर 9 में सर्कुलेटरी सिस्टम के diseases डाले, चैप्टर 10 में रेस्पिरेटरी सिस्टम से, और चैप्टर 11 डाइजेस्टिव। अब इस चैप्टर के अंदर फिर दिया कोड दिया, जैसे एंडोक्राइन वाला डायबिटीज मेलाइटिस, इसके अंदर E10 लिखा है। तो ऐसे करके चैप्टर्स और उनके कॉज के अकॉर्डिंग जैसे ये देखो ये कॉज है, ठीक है, पैरासाइट के कारण हो रहा है, लेकिन ये सब सिस्टम है, जैसे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे भी क्या किया गया है, चैप्टर्स को क्लासिफाई किया गया। नेक्स्ट अगर हम आईसीडी की बात करें तो कि अभी चल रहा है, ठीक है, तो आईसीडी 11 में क्या न्यू, ठीक है, ये जो वर्जन है आईसीडी 11 फुली डिजिटल वर्जन, ठीक है, फुल डिजिटल वर्जन मतलब ये इसमें आपको यूजर फैन मिलेंगे, मतलब ये जो आईसीडी 11 का इंफॉर्मेशन है, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है वो ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है। ये उन सारे रेयर डिसीज जो आईसीडी 10 में कवर नहीं हो पाए थे, ये रेयर डिसीज, हेल्थ, ट्रेडिशनल और एंटी रेजिस्टेंस जैसे टॉपिक ये वाले क्या करता है आईसीडी 11 कवर करता है, मतलब ये जो डिसीज छूट गए जो बहुत रेयर है, ये सारी चीजें कवर करता क्या है, अपडेटेड वर्जन, ठीक है। तो आईसीडी 11 क्या है, अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। इसमें कोडिंग स्ट्रक्चर को और इम्प्रूव किया गया है, ठीक है, और अपडेट्स इसमें क्या किए गए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा अपडेट्स ऐड किए गए हैं, ठीक है, और इसमें बेटर इंटरनेशनल कंपैरिजन, मतलब आप इसमें देखोगे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्लोबली डाली गई है और इस तरीके से डाली गई है जिससे आप कंपेयर कर सकते हो कि किस देश में किस कैसे कितना ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे अपडेट्स जो है वो आईसीडी में किए गए हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये आईसीडी 11 की इन्फॉर्मेशन नर्सेस के लिए क्यों जरूरी है, क्या जरूरत है पढ़ने की, कोई किसी को कोई आइडिया है कि हम जो ये आईसीडी 11 का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं नर्सिंग में इम्पोर्टेंस क्या जरूरी है, मतलब उसको इस बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और अगर है तो उसका क्या फायदा है, उसको क्या इंपॉर्टेंस। अरे थोड़ा तो बताओ क्या इंपॉर्टेंस नर्सिंग क्लास। देखो नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, अगर नर्स को पता है, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर डिसीज का ये नाम, कंडीशन को इस डायग्नोस किया गया है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन करेगी, ठीक है, मतलब जैसे अगर उसे पता है कि आईसीडी 11 में इस सिस्टम के अंदर ये डिसीज आता है या उसका ये कोड है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन कैसा करेगी, करेक्ट करेगी, मतलब सही डॉक्यूमेंटेशन करेगी, ठीक है, और पेशेंट सही तरीके से क्या करेगी, कोट करेगी, ठीक है। अगर आपको के बारे में ही नहीं पता है तो आप उसकी केयर प्लानिंग कैसे करो, ठीक है, और नर्स जब तक केयर प्लानिंग नहीं करेगी कैसे देगी, केयर प्लानिंग के लिए इस आईसीडी 7 की क्लासिफिकेशन की जो नॉलेज है वो होना जरूरी है, ठीक, रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ, बेसिकली ये जो डेटा है, ठीक है, आईसीडी क्लासिफिकेशन का जो डेटा है वो हेल्थ स्टैटिस्टिक्स से भी बेसिकली ये भी पता करने में हेल्प करता है कि ग्लोबली लोगों को क्या चीजें सबसे अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है, किस चीजों से किस कंडीशन से ज्यादा डेथ हो रही है, ठीक है। सपोर्ट्स इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर, ठीक है, बेसिकली अगर आपके पास एक कॉमन सिस्टम है, ठीक है, आईसीडी एक कॉमन सिस्टम है तो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, ठीक है, मतलब ये सिस्टम पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आईसीडी इंडिया के लिए कुछ और बनाया, तो बेसिकली आईसीडी जो है उसने एक समान बनाया है ताकि इंटरनेशनल जो कम्युनिकेशन है, अगर इंडिया में कोई प्रिस्क्रिप्शन कंट्री में वो प्रिस्क्रिप्शन सेम हो, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, हेल्थ केयर सेक्टर्स ये जो क्लासिफिकेशन कोट कर रहा है, ठीक है, अगर अलग अलग बनाया जाएगा तो इंडिया में उसका बाहर उसका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, हेल्थ केयर सेटिंग्स में प्रॉपर हेल्थ केयर सेटिंग हो के लिए भी आईसीडी नॉलेज होना, आईसीडी ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट अब प्रैक्टिस, बेसिकली मैं बता चुकी हूँ आईसीडी क्या यूज है नर्सिंग प्रैक्टिस में, ठीक है, तो सबसे पहला यूज क्या है, नर्सिंग बनाना, डॉक्यूमेंटेशन करना, क्वालिटी अश्योरेंस और ऑडिटिंग, ठीक है, बेसिकली ये देखना कि तुम्हारा जो तुम्हारी केयर से, अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फॉरेन में कैंसर को लेके ज्यादा डेथ नहीं हो रही है, एक assumption ऐसा लेते हैं, फॉरेन में कैंसर से रिलेटेड डेथ कम हो रही है, ठीक है, और तुम्हारे इंडिया में कैंसर से लेके डेथ ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि भाई इंडिया में उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए प्रॉपर क्वालिटी ऑफ केयर नहीं मिल रही है, तभी तो आप क्वालिटी एश्योरेंस और ऑडिटिंग कर पाओगे कि क्या चीजें इंडिया में लैकिंग है, क्या चीज फॉरेन में लैकिंग है ना, तो बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस की ऑडिटिंग के लिए भी कि क्या चीजें लैकिंग है या क्या यूज आता है, ठीक है। नेक्स्ट है एविडेंस बेस्ड प्लानिंग, ठीक है, अब जैसे इसमें रीजंस भी दिए रहते हैं, तो आप एविडेंस बेस्ड क्या कर सकते हो, मतलब सबूतों के तौर पे दिख रहा है, जैसी चीजें दिख रही है रिसर्च के बेस्ड पे आपको क्या मिलेगा, प्लानिंग मिलेगा, ठीक है। आप डेटा ये आईसीडी क्लासिफिकेशन के थ्रू आपको डेटा मिल जाता है कि ग्लोबली कितने डिसीजेस किसको अफेक्ट, क्या डेथ रेट है, क्या मोर्टेलिटी, और पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस हो जाता है। सपोज अगर ये डेटा 2015
21 का है, ठीक है। तो अपने को क्या मिल जाएगा, क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि भाई कैंसर से ज्यादा डेथ हुई है 2021 में और फॉरेन में कम डेथ हुई है। तो बेसिकली इससे हम क्या कर पाएंगे, जो पब्लिक हेल्थ है, ठीक है, उसका सर्विलेंस कर पाएंगे कि पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ अच्छी नहीं है। आईसीडी का जो यूज है वो नर्सिंग डायग्नोसिस कोडिंग करने में, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने, क्वालिटी एश्योरेंस करने में, एविडेंस बेस्ड प्लानिंग करने में, और डेटा कलेक्शन करने में, और पब्लिक की हेल्थ कैसी है उसका सर्विलेंस बेसिकली पे करने में ये क्या करता है, आईसीडी हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो आईसीडी 11 क्यों बोला, बट आईसीडी जो सिस्टम है, ठीक है, वो सिस्टम क्या कर रहा है, हेल्प कर। ठीक है, अब इस सिस्टम में अपडेट्स आते जाएंगे। अभी तक जो लास्ट अपडेट आया है वो क्या आया है, आईसीडी 11 आया। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तक आईसीडी टॉपिक है। आज हम लास्ट स्टॉप करते हैं क्योंकि जो टॉपिक है कवर नहीं हो पाएगा। तो आईसीडी आज हमने टेंस देखा और कौन सा टॉपिक देखा, आईसीडी। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट कि कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो। आईसीडी वाला जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ। क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लॉन्ग आंसर्स नहीं आएगा। अगर आ भी गया ये क्वेश्चन तो वेरी शॉर्ट वगैरह में आए, ठीक है। तो इस टॉपिक का इतना इंपॉर्टेंस, बट हाँ आपके नॉलेज में होना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, कमेंट करो, कोई डाउट है। वन इज हैविंग एनी